नमस्कार साथियों, ज्योग्राफी अराउंड अस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार पटेल। आज आपके सामने भूकंप और अर्थक्वेक से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इन प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप भूकंप से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, इंटरव्यूज़ में और अलग अलग जगहों पर जो पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे आपका सामान्य ज्ञान भी मजबूत होगा। और सबसे पहले हम ये जानें कि भूकंप है क्या। भूकंप से तात्पर्य है पृथ्वी के धरातल पर कंपन का होना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जान और सामानों की क्षति हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न के माध्यम से और उसके उत्तर भी जाने जाएंगे। पृथ्वी के आंतरिक भागों में विवर्तनिक घटनाओं एवं तापीय दशाओं में परिवर्तन से क्या उत्पन्न होते हैं? उत्तर है भूकंप। नंबर 2 प्रश्न, भूकंप का अभिलेखन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता एवं परिमाण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। रिक्टर स्केल पर अंकित अंक कितने से कितने के बीच में होते हैं? ये 0 से 9 अंकों के बीच में होते हैं। और रिक्टर स्केल की रचना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। रिक्टर स्केल की रचना किसने की थी? उत्तर है चार्ल्स एफ रिक्टर। भूकंपों की तीव्रता एवं परिमाण का एक अन्य भी मापक कौन सा है? उसको हम मर्केली स्केल के नाम से जानते हैं। मर्केली स्केल। मर्केली स्केल पर अंकित अंक कितने से कितने के बीच में होते हैं? ये 0 से 12 के बीच में होते हैं। रिक्टर स्केल का मापक कैसा होता है? उत्तर है लॉगरिदमिक, यानी ये लॉगरिदम को फॉलो करता है। मर्केली स्केल पर एक इकाई पर निर्युक्त ऊर्जा कितने तक होती है? ये है उत्तर 3 × 10⁻12 अर्ग की क्षमता का ऊर्जा होता है। धरातलीय सतह के जिस भाग पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को अंकित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है एपीसेंटर। भूकंप उत्पत्ति के केंद्र को क्या कहते हैं? उत्तर है फोकस। साथियों, फोकस और एपीसेंटर में अंतर आपको समझना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर जो गहराई में जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, उसे फोकस कहते हैं। और जब वो पृथ्वी के गहराई से धीरे धीरे धरातल के ऊपर आता है और जिस पॉइंट पर वो मेजर किया जाता है उसे एपीसेंटर कहते हैं। ठीक है। अत्यधिक गहरे भूकंपों के फोकस लगभग कितने गहराई तक होते हैं? ये लगभग 700 किलोमीटर के तक होते हैं। फोकस सदा कहाँ पाया जाता है? धरातलीय सतह के नीचे पाया जाता है। फोकस से भूकंपीय तरंगें किस ओर अग्रसर होती हैं? तो ये है उत्तर चारों तरफ। ठीक है मित्रों, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक तालाब है, उसका पानी एकदम स्थिर है, उस पर यदि आप कंकड़ को फेंकते हैं तो जिस पॉइंट पर वो कंकड़ पड़ता है तो उस पॉइंट से तरंगे चारों तरफ धारा के रूप में आगे बढ़ती हैं। ऐसे ही भूकंप भी अपने उत्पत्ति केंद्र से उत्पन्न होकर के चारों तरफ वो फैलते चले जाते हैं और ये तरंगों के रूप में आगे बढ़ते हैं। हिमालय क्षेत्र के प्रमुख भूकंपों के फोकस कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? उत्तर है 20 से 30 किलोमीटर की गहराई तक ये फोकस पाए जाते हैं। सर्वनाश करने वाले जो भूकंप में जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? 10⁻25 अर्ग होती है। विश्व भूकंपों की
कितनी मेखलाएं पाई जाती हैं? उत्तर है 3 मेखलाएं। उनके नाम हैं, तीनों भूकंपों मेखलाओं के नाम क्या क्या हैं? नंबर 1 परिप्रशांत मेखला, दूसरा महाद्वीपीय मेखला, तीसरा मध्य अटलांटिक मेखला। परिप्रशांत मेखला वो होती है जो प्रशांत महासागर के जो तटीय भूभाग हैं उस तटीय भूभाग के किनारे किनारे वो परिप्रशांत मेखला भूकंप की पाई जाती है। दूसरा जो मध्य अटलांटिक मेखला है वो अटलांटिक महासागर के मध्य में पाई जाती है। और तीसरा जो महाद्वीपीय मेखला होती है वो महाद्वीपीय भागों से होकर के गुजरती है। आगे है सर्वाधिक विनाशकारी जो भूकंप होते हैं वो किन प्लेटों के सहारे पाए जाते हैं? तो उत्तर है अभिसारी प्लेट किनारों। अभिसारी प्लेट वो होते हैं जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट नीचे धंस जाता है और दूसरा ऊपर की ओर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वो प्लेट नीचे जाकर के नष्ट होता जाता है, तो इसे हम अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं। और यही अभिसारी प्लेट किनारे भूकंप उत्पत्ति के सबसे बड़े केंद्र होते हैं। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? नाम है पी, एस, एल। पी तरंग यानी प्राइमरी वेव्स, एस यानी सेकेंडरी वेव्स, एल यानी लैटरल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इनके बारे में और भी जानेंगे कि ये जो अलग अलग तरंगे हैं इनकी अपनी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे आगे है सिर्फ सतह पर गमन करने वाली जो भूकंपीय तरंग होती है वो कौन सी है? वो एल तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल तरंग होती है जो धरातल पर पाई जाती है। रिक्टर स्केल पर कितने परिमाण के भूकंप से सर्वनाश हो जाता है? 8 या 8 से ऊपर के लेवल पर जो भूकंपीय तरंगे आती हैं वो सर्वनाश करने वाली होती हैं, यानी उसमें जन धन की बहुत हानि होती है। प्रतिवर्ष पृथ्वी पर लगभग कितने भूकंप आते हैं? उत्तर है 80,000 के आसपास भूकंप हर साल आते हैं। सर्वाधिक वेगवान भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? उसका नाम है पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स। किन भूकंपीय लहर की गति जल तरंगों के समान होती है? उत्तर है एस तरंग। किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम होती है? उत्तर है एल तरंग। पी तरंग सबसे तीव्र गति से होती है, फिर सेकेंडरी तरंग उससे थोड़ी धीमी होती है और एल तरंग सबसे कम गति वाली तरंग होती है। कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक भयंकर होती है? उत्तर है एल वेव्स, क्योंकि ये धरातल पर मूव करती है और धरातल पर जितने भूभाग हैं वो ऊपर नीचे होते जाते हैं, जिसकी वजह से सामान इधर उधर गिरने लगते हैं। ध्वनि की लहर के समान कौन सी तरंग होती है? वो है पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स। कौन सी तरंगे तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं यानी जलीय भाग में लुप्त हो जाती हैं? उत्तर है एस तरंग। किस सिद्धांत के माध्यम से भूकंपों के उत्पन्न होने की संपूर्ण प्रक्रिया का भली भांति व्याख्या हो सका है? तो ये है उत्तर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्षति जोखिम के परिमाण के आधार पर भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? तो उत्तर है 5। 5 जोन में विभाजित किया गया है भूकंप की तीव्रता के आधार पर। आगे प्रश्न है अत्यधिक क्षति जोखिम वाला जोन कौन सा है? वो है 5वां, जो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, भुज के क्षेत्र में पाया जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पाया जाता है। पंचम जोन में प्रमुखतः कौन कौन से भूभाग शामिल हैं? उत्तर है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारत में और पूर्वोत्तर का क्षेत्र और कच्छ का क्षेत्र, ये जोन 5 में आते हैं। गंगा का मैदान प्रमुखतः किस भूकंपीय जोन में आता है? तो ये है प्रथम।
भारत के भूकंपीय इतिहास में नई सदी यानी 21वीं सदी में आने वाला प्रथम विनाशकारी भूकंप कौन सा था? तो वो है भुज का भूकंप, जो गुजरात में है, वहाँ पर ये भूकंप आया था। भुज का भूकंप किस तिथि को आया था? तो ये है 26 जनवरी 2001 को आया था। भुज गुजरात का भूकंप का एपिसेंटर कहाँ था? भुज शहर के पास था। भुज भूकंप में अनुमानतः कितने लोग मारे गए थे? तो उत्तर है लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। भुज के भूकंप में कौन से 2 कस्बे पूरी तरह नष्ट हो गए थे? तो उत्तर है अंजार व मचाऊ। भुज के भूकंप का रिक्टर पैमाने पर परिमाण कितना था? उत्तर है 8.1। भूकंपीय तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर किसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है, अलग अलग जो ठोस परिमाण है या तरल भागों में गति में विविधता आ जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राइमरी वेव्स होती है पृथ्वी के एक केंद्र से शुरू होकर के पृथ्वी के दूसरे भाग तक पहुंचती है, जबकि जो सेकेंडरी वेव्स होती है वो भी उत्पन्न होती है, लेकिन पृथ्वी के दूसरे भाग में नहीं पहुंचती है, बल्कि वो संपूर्ण पर आगे बढ़ती है। और जो लैटरल वेव्स होती हैं वो धरातल के ऊपर पाई जाती है। एक ही स्वभाव वाले ठोस धरातलीय भाग में भूकंपीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? वो सीधे तरंगों के माध्यम से जाती है। पृथ्वी के भीतर तरंगें वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती हैं। इससे पृथ्वी के किस गुण का पता चलता है? तो उत्तर है पृथ्वी के भीतर घनत्व में भिन्नता का पता चलता है। एपिसेंटर से कितने कोण पर यस तरंगें लुप्त हो जाती हैं? उत्तर है 120 डिग्री के कोण पर ये लुप्त हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। भूकंपीय प्रमाणों के आधार पर भूकंप के जो क्रोड हैं, पृथ्वी के जो क्रोड को किस अवस्था में माना गया है? तरल अवस्था में माना गया है। भूकंपीय प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसे तरल अवस्था में माना गया है। पृथ्वी का क्रोड किन धातुओं से बना है? लोहा और निकिल से बना है। क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल अंदरूनी भाग और पृथ्वी के धरातल भाग में बीच में तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ज्वालामुखी प्रक्रियाएं घटित होती हैं। इन भागों में यस तरंगें नहीं पहुंच पाती। ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होने वाली तरंग कौन सी है? पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग ठोस भाग में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। किन तरंगों को सर्वाधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है? उत्तर है एल तरंग। किन भूकंपीय तरंगों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है? उत्तर है यस तरंग। यस तरंग आगे बढ़ती है तो वो आगे बढ़ते बढ़ते वो समकोण के एंगल पर वो मुड़ जाती है। किन भूकंपीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है? पी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। इसमें हम आपको बता दें कि किन भूकंपीय तरंगों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इससे तात्पर्य है कि जैसे ही यस तरंग के सामने तरल भाग आते हैं तो वो उसमें न जाकर के उसके 90 डिग्री के कोण पर मुड़ जाती है। यदि आगे बढ़ती भी है तो वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसका स्वभाव है तरल भाग में ये खत्म हो जाती है। किन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं? यस तरंग यानी प्राइमरी जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, और जो यस तरंग होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं यानी लैटरल वेव्स के रूप में होती हैं। कोयना का भूकंप कब आया था? 11 दिसंबर 1967 को कोयना का भूकंप आया था। धरातल से अत्यधिक गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंपों को क्या नाम देते हैं? प्लूटोनिक भूकंप।
जब भूकंप का उद्भव प्राकृतिक कारणों से होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। और मानवीय भी भूकंप होते हैं, यानी जो बांध बनते हैं नदियों के ऊपर, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं, या फिर गहरी खुदाई करते हैं उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। जब भूकंप के मूल सागरीय भाग के भूगर्भ में होते हैं तो उन्हें क्या नाम देते हैं? उसको सागरीय भूकंप कहते हैं। सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न होने वाली जो समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? उसे हम सुनामी कहते हैं। जब सागरीय जो भाग है वो भूकंप की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से सागरीय तरंगें आगे बढ़ती हैं, तो उस बढ़ते हुए लहरों को हम सुनामी कहते हैं, जो तटीय भाग पर पहुंच करके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। भूकंप विज्ञानियों द्वारा विश्व में किस अवधि में आए भूकंप के आधार पर भूकंप वितरण मानचित्र तैयार किया गया? तो इसका उत्तर है 1961 से 1967 के मध्य जितने भी भूकंप आए थे पूरे पृथ्वी पर, उसके आधार पर उन्होंने पूरे पृथ्वी का भूकंपीय मानचित्र तैयार किया। भारतीय मौसम विभाग भूकंप के परिमाण के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? तो बॉडी तरंग विधि। विश्व का वह कौन सा देश है जहाँ भूकंपों के कारण मकान लकड़ी व दफ्ती के बनाए जाते हैं? तो वो उत्तर है जापान। और विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर भूकंप हर रोज आते हैं? वो है उत्तर जापान। विश्व के लगभग 2/3 भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो उसका उत्तर है परिप्रशांत मेखला, यानी प्रशांत महासागर के जितने तटीय भाग हैं उन तटीय भागों पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इस तटीय भाग पर भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो तटीय भाग हैं यहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। विश्व में अत्यधिक भूकंप के लिए कौन सा देश जाना जाता है? उत्तर है जापान। भारत किस भूकंप पेटी में पड़ता है? उत्तर है मध्य महाद्वीपीय पेटी। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूकंप मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं? तो उत्तर है 21%। जापान में प्रतिवर्ष लगभग कितने भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं? तो उत्तर है 1500 भूकंप हर साल महसूस किए जाते हैं जापान में। भारत का सबसे बड़ा भूकंप क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है हिमालयी क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र के भूकंप किन किन प्लेटों के टकराव के प्रतिफल है? एशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, ये दोनों प्लेट जब टकराते हैं तो हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आते हैं। जनहानि की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भूकंप कौन सा था? उत्तर है 1737 का कोलकाता का भूकंप, जिसमें 3 लाख लोग मारे गए थे। कोलकाता के उक्त भूकंप में लगभग कितने लोग मारे गए थे? लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे, जो 1737 में आया था। भारत में अब तक सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप कब और कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? उत्तर है 1887 शिलोंग में। कांगड़ा घाटी भूकंप की तीव्रता रिक्टर पर कितनी मापी गई थी? उत्तर है 8.6 रिक्टर स्केल पर मापी गई थी। साधारणतः सामान्य भूकंप के फोकस कितनी गहराई पर होते हैं? तो उत्तर है 50 किलोमीटर तक। साधारणतः प्लूटोनिक भूकंपों के फोकस कितनी गहराई पर पाए जाते हैं? तो उत्तर है 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर ये प्लूटोनिक भूकंप के फोकस पाए जाते हैं। फोकस के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहते हैं? वो कहते हैं एपिसेंटर, जो बिल्कुल धरातल पर होता है और वहां से तरंगे आगे बढ़ती हैं। भारत में भूकंप लेखी यंत्र किन किन प्रमुख शहरों में लगे हैं? उत्तर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे व देहरादून में भूकंप लेखी यंत्र लगे हैं। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा बिंदु फोकस से सर्वाधिक करीब होता है? तो उत्तर है एपिसेंटर, जो फोकस के बिल्कुल नज़दीक धरातल पर होता है।
भूकंप के किस बिंदु पर तरंगों की तीव्रता सर्वाधिक होती है? एपिसेंटर पर सर्वाधिक तरंगें पहुंचती हैं। भूकंपीय तरंगों द्वारा उत्पन्न समान आघात क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोसिस्मल रेखा। आइसोसिस्मल रेखा जो दो स्थानों के बीच में समान भूकंपीय तरंगों को मिलाने वाली रेखा को मिलाती है, जिसको आइसोसिस्मल रेखा कहते हैं। आगे सबसे पहले किस प्रकार की तरंगे धरातल पर पहले पहुंचती हैं? पी तरंगे। पी तरंगों की औसत गति कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कौन सी भूकंपीय तरंगे सागरीय भागों में पहुंचकर लुप्त हो जाती हैं? एस तरंगे। कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं? तो उत्तर है पी तरंगे। किन भूकंपीय तरंगों को सबसे लंबा मार्ग तय करना पड़ता है? उत्तर है एल तरंगों को। किन भूकंपीय तरंगों की विनाश लीला जल और थल दोनों पर होती है? उत्तर है एल तरंगे। एल तरंगों की औसत गति कितनी होती है? 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अंतः सागरीय भूकंपीय द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी। जो अंतः सागरीय भूकंपीय तरंगों के द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये सागरों को के जल को आगे बढ़ाते हैं। सन 1887 के शिलांग भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 8.7 रिक्टर स्केल पर। 20वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप कब और कहां आया था? 1905 कांगड़ा घाटी में, जो हिमाचल प्रदेश में। समुद्री जल से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगें सागरीय तरंगों को जन्म देती हैं, उन्हें क्या नाम देते हैं? तो उत्तर है सुनामी। किस सागरीय तट पर सुनामी का सर्वाधिक जोर रहता है? तो प्रशांत महासागरीय तट पर सबसे ज्यादा सुनामी आती है। किस महासागरीय तट पर सुनामी का सबसे कम जोर रहता है? वो है अटलांटिक महासागर के तटीय भाग पर कम सुनामी आते हैं। प्रशांत महासागरीय तटों पर सुनामी का सर्वाधिक जोर क्यों रहता है? क्योंकि प्रमुख भूकंपीय एवं ज्वालामुखी के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं और भूकंप भी आते हैं, जिसकी वजह से परिप्रशांत महासागरीय मेखला पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। विगत 26 दिसंबर 2004 में आए विनाशकारी भूकंप व सुनामी का केंद्र कहाँ था? एसेह प्रांत इंडोनेशिया में उसका केंद्र था। सुनामी के पूर्व सूचना हेतु स्थापित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर है हवाई द्वीप पर, जो सुनामी के आने की सूचना सबसे पहले देता है। भारत ने अपना प्रथम सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो उत्तर है हैदराबाद। भारत के प्रथम सुनामी चेतावनी केंद्र ने कब से कार्य करना आरंभ किया है? तो उत्तर है 1 अक्टूबर 2007 से इसने अपना काम शुरू किया है। भारत का सुनामी चेतावनी केंद्र कितनी अवधि के अंदर सुनामी आने की सूचना दे देगा? तो 30 मिनट के अंदर यह हमें सूचित कर देगा कि सुनामी आने वाली है। भारत का सुनामी चेतावनी केंद्र किस महासागर में उत्पन्न सुनामी का संकेत देगा? तो उत्तर है हिंद महासागर में जब सुनामी आएगी तो भारत में ये सूचना दे देगा। महासागरीय भूकंप से उत्पन्न सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। तो साथियों, इस तरह से हमने भूकंप से संबंधित अलग अलग छोटे छोटे प्रश्न को जाना और उसके उत्तर को भी जाना। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम आपको लिए भी और भी विषय से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें।